नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी ने पूरे देश में एक बहस की शुरुआत कर दी है और बहस ये है कि आईपीसी की धारा 124A, जिसमें देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, उसे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्या ये कानून संविधान ने जो हमको मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें बोलने की आजादी भी है, उस पर उसका भी उल्लंघन है। यह बहस बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश जमाने के इस कानून में वैसे तो देश में बहुत कम गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जब कभी भी गिरफ्तारियां हुई उन पर बहस जरूर हुई। ये यहां ध्यान दिलाना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कानून के अंतर्गत लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने एक पत्रिका में ऐसी बातें लिखी थी जो ब्रिटिश सरकार को मंजूर नहीं था। वैसे ही गांधी जी ने जब यंग इंडिया में एक लेख लिखा तो उसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मानकर उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जो कुछ आज हो रहा है और जो लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी तुलना गांधी जी से या लोकमान्य तिलक से नहीं हो सकती है, लेकिन यह कानून वही है और यह बहस वही है। और इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि आज देश में इस तरह के कानून की जरूरत है या नहीं। खासतौर पर इसलिए भी कि ब्रिटेन और ब्रिटिश सरकार ने जिसने इस कानून को भारत में पास किया था, उन्होंने ब्रिटेन में अब इस कानून को समाप्त कर दिया है। इन मुद्दों को देशद्रोह नहीं माना जाता है। तो आज महापंचायत में हम तय करेंगे कि इस कानून को होना चाहिए या नहीं। इस महापंचायत में शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अमिताभ सिन्हा जी, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब और प्राध्यापक तथा एक महत्वपूर्ण विचारक मधु किश्वर, पत्रकार और बेबाक राय रखने वाले राम कृपाल सिंह। इनके साथ दो और मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता KTS तुलसी साहब और कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब। आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। हमारे साथ जनता भी है, खास तौर पर युवा वर्ग के लोग, क्योंकि इस बार इस विवाद की शुरुआत छात्र संघ से हुई है, यूनिवर्सिटी कैंपस से हुई है। इसलिए खास तौर पर हमने छात्रों को यहां बुलाया है ताकि वो अपनी बात इस मुद्दे पर रख सकें और बता सकें कि इस कानून की जरूरत है या नहीं है। सबसे पहले मैं अमिताभ सिन्हा जी के पास चलता हूं। अमिताभ जी, मामले की शुरुआत तो JNU कैंपस से हुई। विवाद यह था कि कन्हैया कुमार जो JNU के अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में कुछ लोगों ने कश्मीर के समर्थन में भारत के खिलाफ नारे लगाए। ये नारे कन्हैया कुमार ने लगाए थे, इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें कन्हैया कुमार ये नारे लगाते हुए नहीं देखे गए। लेकिन उस वीडियो को बाद में बदल दिया गया और एक पुराने वीडियो में बदल करके कन्हैया कुमार को भी इस तरह के नारे लगाते हुए दिखाए गए, जिससे लगता था कि वो देश के खिलाफ देशद्रोही बातें जो हैं वो कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ऐसे मामलों में देशद्रोह का मामला चलाया जाना चाहिए? शैलेश जी, मैं इसमें दो विषय आपने जो कहे उसमें मुझे लगता है ध्यान देने की बात। पहले आपने जो विषय उठाया वो बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण था, जिसमें इस पूरे 124A जो सेडिशन का है, राजद्रोह का मामला है, उस पर चर्चा। लेकिन आपने फिर बाद में जो कन्हैया विषयक बात की, उससे मुझे लगता है विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कन्हैया का जो मसला है वो एक मसला जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं अपनी जानकारी से आपको बताऊं कि कन्हैया ने सिर्फ नारे लगाने वाले लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया, वो उस पूरे घटनाक्रम में, जिसमें एक आतंकवादी जिसका नाम उमर खालिद है, जिसने वहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए और लगवाए, उसके साथ मिलकर उसने कंस्पायर किया। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि हवाला ट्रांजैक्शन से पैसे भी आए हैं। तो इसलिए, और वो भी LET से,
लश्कर तैयबा जैसे संगठन से, तो मुझे लगता है कि उसमें राजद्रोह का मुकदमा या एंटी टेररिस्ट लॉ जो भी है वो एनआईए उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसको करने देना चाहिए, हमको मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। जो लोग नारे लगा रहे थे वो अभी तक नहीं पकड़े गए अब हैं। ये तो और जो शैलेश जी, व्यक्ति वहां मौजूद था सिर्फ वो गिरफ्तार हो गया और उस पर देशद्रोह का ये तो मामला भी चलाया जा रहा है। मधु जी, मैं एक मिनट मैं खत्म कर लूं। देखिए ये तो और अच्छी बात है कि इसका मतलब है कि जो फरार हो गए वो बहुत शातिर आतंकवादी किस्म के लोग थे कि जिन्होंने ये इस तरह की एनआईए जैसे एजेंसी को चकमा देने में सफलता पा ली है। तो इसलिए तो और सही लग रहा है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था और इतने लोगों के मौजूदगी में यदि राष्ट्रसंघ के वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष ने यदि ऐसा कुछ किया है तो उसके ऊपर में कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जब मैं राजद्रोह की बात करूं, क्या मैं उस पर अभी बात करूं या बाद में बात हम आएंगे आपके पास। आपने वो वीडियो देखे होंगे मधु जी, और मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि क्या इस तरह के मामलों में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह जैसे मामले लगाए जाने चाहिए? देखिए, कौन सा कानून कब लगाया जाना चाहिए उस पे बहुत स्पेसिफिक बहस होने की ज़रूरत है। अभी आप बहुत से क्योंकि फ्रंट खोल रहे हैं, मैं जो बुनियादी बात है वो आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। वो ये कि आज के दिन इसमें दो राय नहीं कि हिंदुस्तान इंटरनेशनल जिहादी ग्रुप्स के हिट लिस्ट पे टॉप है। उन्होंने खुलेआम हिंदुस्तान को धमकियां दी हैं कि हम टुकड़े टुकड़े तहस नहस करके रहेंगे, ये खुलेआम है। और हो क्या रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, टीचर्स फ्रंट्स, कल्चरल फ्रंट्स, ये इन माओवादी सेसेशनिस्ट ग्रुप्स के फ्रंट्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनका मुखौटा बन के काम कर रहे हैं। बहुत से ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, हमारे एनजीओज जिसको कहते हैं, विशेषकर फॉरेन फंडेड जो एनजीओज हैं, अमेरिका से, यूरोप से पैसा लेके काम करते हैं, अब तो वो आईएसआई का भी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। हमारे देश की दिक्कत क्या है? क्योंकि पुलिस ढंग से कानून लागू करना नहीं जानती, तो हर एक कानून का दुरुपयोग आसानी से हो जाता है। पुलिस का एक्शन बहुत हैम हैंडेड होता है, तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादती हो गई। कानून का इस्तेमाल सर्जिकल प्रिसिशन के साथ होना चाहिए। यहाँ क्या होता है कि कसाई की जो होती है ना गंडासा, उस तरह से होता है। और कोई भी कानून जब आता है, दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि हम एंटी टेरर एक्ट भी है, टाडा नहीं होना चाहिए, पोटा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? दूसरी ओर हमारे लिए चैलेंज क्या है? जो इंडियन पीनल कोड में प्रावधान है वो भी ठीक से लागू नहीं हो रहे। नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, मौजूदा कानून व्यवस्था चरमराई है, और ये स्पेशल जो थ्रेट्स हैं हिंदुस्तान के, इसको पकड़ने के लिए, उसका कंट्रोल में लाने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। कानून एक हथियार की तरह है, पर चलाने वाला जो सोल्जर है उसकी एफिशिएंसी पे हम ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी जो बहुत अहम बात है, हमारे देश में हमारे जो ह्यूमन राइट्स और लिबरल लॉबी है, फेमिनिस्ट लॉबी, लेफ्टिस्ट लॉबी, इन्होंने घरेलू हिंसा का कानून, दहेज का कानून, एंटी रेप लॉ, ऐसे कितने सोशल लेजिस्लेशन लाए हैं जो इतने ड्रकोनियन है जितना एंटी टेरर लॉ भी नहीं है। कि ये देशद्रोह का कानून करीब करीब 1860 से बना हुआ है। आज़ादी के बाद फिर से इसको दोबारा लाया गया। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हिसाब से कश्मीर में इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उनमें बिहार और झारखंड वो सबसे आगे हैं। तो मैं इस पर ध्यान इसलिए दिलाना चाहता था कि क्या सचमुच राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार मैं पढ़कर संक्षेप में दर्शकों को सुनाना चाहता हूं कि है क्या। आईपीसी की धारा 124A में देशद्रोह की जो परिभाषा दी गई है उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी चीजों का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है, संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे इस धारा में सजा दी जा सकती है। सजा कितनी होगी? आजीवन कारावास भी हो सकता है और कम से कम 3 साल की भी सजा हो सकती है। केटीएस तुलसी साहब, आजाद भारत, हम कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, क्या इस तरह के कानून के लिए अब भी भारत में जगह बची हुई है? प्रॉब्लम यह है कि हमारी पुलिस बिल्कुल अनपढ़ है, वो पढ़ते नहीं। अगर पढ़ लिया तो आईपीसी में जो लिखा है उससे आगे नहीं जाते हैं।
ये जो कानून है, इसको पहले तो 1860 में जब कानून बना था, सिर्फ गवर्नर जनरल और गवर्नर जो अंग्रेज़ों के टाइम के थे, उनको अगर बंदी बनाया जाए या उनके खिलाफ कोई बात कही जाए तो वो जुर्म बन जाता था देशद्रोह का। फिर उसके बाद 1862 में 1872 में ये 124A ऐड किया गया और उसमें सारा कि अगर आप सरकार के खिलाफ कोई मुहिम चलाते हैं, हिंसात्मक मुहिम चलाते हैं, तो वो देशद्रोह होगा। तो उसका बड़ा डेफिनेशन हो गया। मगर जब आज़ादी के बाद संविधान लागू हो गया तो 1950 में ही पंजाब हाई कोर्ट ने 124A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जब आया तो शायद 1960 की जजमेंट है रमेश थापड़ के केस में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 124A को रीड डाउन कर सकते हैं और ये संविधान का जो अधिकार है आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अनुकूल होना चाहिए, तो ये एक सिर्फ नैरो एरिया में ऑपरेट करेगा और वो नैरो एरिया है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बाय वायलेंट मींस ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसके बाद कई जजमेंट्स और आई हैं सुप्रीम कोर्ट की आज तक कि जिसमें यह बाकायदा लिखा है कि सिर्फ भाषण देने से देशद्रोह नहीं बन जाता, या सिर्फ नारे लगाने से देशद्रोह नहीं हो जाता। कुछ केसेस में ऐसा भी था जहां पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 निहत्थे आदमी या 10 निहत्थे आदमी अगर नारे लगा रहे हैं तो उससे देश को कोई खतरा पैदा नहीं होता और ये देशद्रोह का मामला नहीं बन सकता। लेकिन तुलसी साहब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जी मैं एक सवाल आपसे बीच में पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। सवाल यह है कि जब जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कानून का विरोध किया, उसके बाद से लेकर अब तक कांग्रेस की ही ज्यादातर सरकार रही, आखिर इस कानून को खत्म क्यों नहीं किया गया? मैं समझता हूं कि आतंकवाद देश में कई जगह पे चल रहा है, इसलिए इस कानून को रखने की आवश्यकता महसूस की गई बहुत बार। मगर ऐसे केस में, इस केस में जैसे एक मक्खी को आप हथौड़े से मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। यूनिवर्सिटियों में सभी जो शिक्षक हैं वो अपनी दिमाग की दीवारों को हटाने के लिए ही विश्वविद्यालयों में जाते हैं। ऐसी बहस होती है, एक तर्क का जवाब तर्क में होता है। और तुलसी साहब एक सवाल आपसे अमिताभ सिन्हा जी पूछना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। अमिताभ सिन्हा जी एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। अमिताभ जी। KTS तुलसी साहब मेरे वरिष्ठ हैं सुप्रीम कोर्ट में और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक बात उनको ध्यान से पूछना भी चाहता हूं। इन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कह दिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है वो एप्लीकेबल है और सिर्फ जिंदाबाद और किसी तरह की नारेबाजी से देशद्रोह नहीं बनता। लेकिन इनको ये भी समझना चाहिए कि वो कहाँ लगाया जा रहा है। यदि वो बच्चों के बीच में लगाया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट्स के बीच में लगाया जा रहा है, या किसी कंस्पिरेसी के पार्ट के नाते लगाया जा रहा है ताकि बच्चों को एक तरह से वो पूरी तरीके से मेंटली हाईजैक कर सके कि देखो हमने तो तुम्हारे नाक के नीचे दिल्ली में ऐसा काम कर दिया, डरो मत, सिस्टम से मत डरो। तो ये आतंकवादी का जो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके तहत इन लोगों का भी एक कंस्पिरेसी हो सकती है। और जिसको एक मिनट मैं और दूसरा तुलसी साहब ने दूसरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि यह मक्खी को हथौड़े से मारने की बात है। इनको यदि ये आतंकवादी मक्खी लग रहा है इनके अपने पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस की वजह से, तो मुझे बहुत शर्म आ रही है कि इतना वरिष्ठ वकील इतने नैरो पॉलिटिकल गेन्स की वजह से इतना हल्की स्टेटमेंट दे सकता है। मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, जवाब एडिटिंग का मौका है। मुझे खत्म करने दीजिए। देखिए तुलसी साहब ने कहा है मक्खी को हथौड़े से मारने की बात, ये मक्खी नहीं है, ये एक तरह से मुझे लगता है कि अजगर है, ये सांप है ये। और मैं इसके लिए मैं हमेशा से बताता हूं इसको डेविएट मत करिए, जेएनयू इशू से मत डेविएट करिए। 124A पे आपने चर्चा शुरू की है, इसको आप जेएनयू पर लेकर जाएंगे तो पूरा विषय विषयांतर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो बहुत वाजिब है, लेकिन राजद्रोह के बारे में ये कहते हैं ये देशद्रोह नहीं राजद्रोह है, क्योंकि आप 124A भी देखिएगा तो इसमें नो वेयर इट इज मेंशन, कहीं भी देश मेंशन नहीं है, गवर्नमेंट मेंशन है। तो सरकार जो है, जो इलेक्टेड पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ में आपको यदि कुछ काम करना है तो प्रजातांत्रिक मूल्यों से जाइए, आप हिंसावाद से क्यों जाएंगे? और हिंसावाद से जो जाएगा उसको हिंसा से ही जवाब देना पड़ेगा। तुलसी साहब को जवाब देने दीजिए। सिन्हा साहब, मैं बड़े आदर से आपसे ये बेनती करता हूं कि ये जो देशद्रोह है, मैं समझता हूं कि 124 से रहना चाहिए,
इसकी, क्योंकि देश बहुत सारे धन्यवाद आपका। नाजुक दौर से भी गुजर रहा है और इसकी आवश्यकता है। मैंने पंजाब में टेररिस्ट को प्रोसिक्यूट किया है, मैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हूं और मैंने प्रोसिक्यूट किया है। मेरा आई बॉल टू आई बॉल उनके साथ कांटेक्ट था। मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता है, मगर इस केस में मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद पुलिस को भी ये खबर नहीं थी। आप अगर कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ सरकार का क्रिटिसिज्म करना भी देशद्रोह बनता है, तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, माफी चाहता हूं। पार्लियामेंट्री मैंने ये नहीं कहा, democracy, मैंने ये कहा कि देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। तुलसी देखिए, साहब, देश और सरकार दो अलग चीजें नहीं, हैं। देश में सरकारें बिल्कुल, बदलती रहती है, नहीं, लोकतंत्र में लेकिन उनको बदलने का लोगों को अधिकार है, नहीं, नहीं, सरकार के चलिए खिलाफ जी, लेकिन पार्टी के खिलाफ हिंसात्मक बोलने का तरीके अधिकार से, है। हिंसात्मक तरीके प्रजातांत्रिक देखिए, व्यवस्था में है, और यदि प्रजातंत्र ने मैं- आपको अधिकार दिया है कि आप स्वतंत्रता से बोल सकें, तो आप प्रजातंत्र के नेगेटिव पॉइंट के मानते ही मानिए कि आपको यदि सरकार बदलनी है एक बात- तो प्रजातांत्रिक मूल्यों से बदलिए। मैं- आप आंदोलन भी होते हैं, नहीं, प्रदर्शन भी नहीं, होते हैं। लेकिन ये अटल जी, नारेबाजी क्या सही है कि भारत मैं- तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह। चार लोग अलग लगा रहे थे, चार लोग नहीं, वो अलग। आप बताइए, वहां पर 200 लोगों की चलिए, जमात खड़ी है हम और जरा- वहां पर सिन्हा रुमाल साहब, बांध के, एक बार- सुनिए, रुमाल बांध के कोई आतंकवादी तो को उनको नारेबाजी पकड़ा करे। जाना चाहिए। नहीं तो उन लोगों ने क्यों नहीं हर पकड़ा? हर आदमी कह रहा है। जुनूटा ने क्यों नहीं अमिताभ पकड़ा जी, उन एक लोगों बार को? उनको जवाब देने दीजिए। और उनको मैं बाहर आपको क्यों एक नहीं बात किया? कहना चाहता हूं। उनको छुपने आप दिया। मेरी एक बात सुन लीजिए आधे मिनट के लिए। जी, सिन्हा साहब जी आप मेरी आधे मिनट के लिए बात सुन लीजिए जरूर। कि ये जो बात है, ये बीच में अगर हम ये कहेंगे कि सरकार, मैं आपको अटल जी की बात याद दिलाना चाहता हूं कि जो विरोधी होते हैं वो दुश्मन नहीं होते, हमेशा दुश्मन आप विरोधी को, हर विरोधी को दुश्मन मान जी, जी, लेंगे आप तो सरकार आपके पास नहीं हम चल आते हैं। सकता, देश इसको नहीं खत्म चल करने दीजिए, सकता। फिर आते हैं। आप थोड़ा इसकी बात मेरे विचार में गृह मंत्री जी को मिसलीड किया गया, उनको गलत बताया गया कि ये देशद्रोह बन गया। शायद कमिश्नर पुलिस ने अपने आप भी ये रियलाइज नहीं किया कि उसकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं उसके मुताबिक ये पढ़ा जाएगा। तुलसी साहब, हम फिर आपके पास और आएंगे। हमारे उसी साथ वजह से मीम क्योंकि अफजल साहब बीच हैं में बोल और काफी पड़े देर से वो गृह इंतजार मंत्री कर रहे जी। हैं। इस मीम अफजल साहब, आपकी राय लेने के पहले मैं संक्षेप में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये बता दूं कि कौन कौन लोग, महत्वपूर्ण लोग हाल फिलहाल में गिरफ्तार किए आजादी के बाद। केदारनाथ सिंह, बिहार के केदारनाथ सिंह, इन पर सरकार के खिलाफ भाषण देने का आरोप था। अरुंधति रॉय, जिनको बुकर पुरस्कार मिल चुका है, सामाजिक कार्य भी करती हैं, लेखिका हैं, उनको कश्मीर में अलगाववादियों का समर्थन करने के कारण उन पर आरोप लगा। असीम त्रिवेदी कार्टूनिस्ट हैं, उन पर भी ये आरोप लगा। और हाल फिलहाल में हार्दिक पटेल, जो गुजरात में पटेल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो अब भी बंद हैं, वो अब भी बंद हैं। तो मीम अफजल साहब, ये जो कानून है सिर्फ कन्हैया कुमार से जोड़ करके देखा जा रहा है, और चूंकि वहां जेएनयू में कुछ लोग वहां थे भीड़ के बीच, मुश्किल से वो 4-5 ही थे, पर वो नारे लगा रहे थे। ये जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम क्यों नहीं देखते, और क्यों नहीं कांग्रेस जैसी पार्टी, उसने कभी सोचा कि जिसके खिलाफ नेहरू थे, जिसमें गांधी जी तक को लपेटने की कोशिश की गई थी, लोकमान्य तिलक को लपेटने की कोशिश की गई थी, वो कानून हो ही नहीं देश में। देखिए, जो आपने कहा कि कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर तो पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि इस वक्त ये जो मसला आया है, मैं इसमें अपनी स्पष्ट राय देता हूँ आपको। मेरा ये मानना है कि देश के अंदर जिस किस्म का वातावरण है और जो यहाँ पर गतिविधियाँ कहीं कहीं पर आपको नज़र आती हैं, उसके होते हुए इस कानून का रहना शायद अभी ज़रूरी लगता है। लेकिन जो हमारे कम से कम दो लोगों ने बात कही, उसमें मधु जी ने भी कही और तुलसी साहब ने भी कही, ये कानून बहुत अच्छा है, आपके पास हथियार है बहुत बढ़िया, लेकिन आप चला किससे रहे हो, चलाने वाला कैसा है, वो गलत डाइवर्शन, उसकी डाइवर्शन। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ पुलिस की ही गलती है? निशाने पर सिर्फ पुलिस की ही गलती है? लगाता है ये तो बुनियादी बात ही। जी जी मैं अभी आप अगर मुझे टोकेंगे तो फिर मैं बात कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी मैं बहसा बहसी में पढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ। आप कहेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। नहीं, आप बोले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अमिताभ जी अभी बोल रहे थे, वो एक पार्टी के बाकायदा बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, बड़े वकील हैं।
उन्होंने ये कहा कि उसमें से एक शख्स के बारे में कि उसको जो है हवाले से पैसा भी आया। आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल गई वकील साहब? अखबार आप पढ़ जो इस लीजिए, तरह का प्रोपेगेंडा दैनिक जागरण पढ़ लीजिए, करते हैं, हो सकता है आपकी बात सही हो, दैनिक जागरण पढ़िए। लेकिन वो ऑफिशियल चैनल से आए तो ज्यादा अच्छा है। तो ऑफिशियल आप प्रोपेगेंडा मत करिए, हम जानते हैं आपका तरीकाकार क्या है। मैं आपसे एक बड़ी अच्छी तरह से हम देख रहे हैं, एक आपको प्रश्न मैं मुख्तलिफ पूछना चैनलों चाहता पर हूं। सुनते रहते आपने हैं। इंगित किया मुझे, मुझे मत टोकिए, मैंने नहीं टोका था आपको, आप मुझे मत टोकिए। मैंने आपकी बात सुनी थी, जब आप ये सब कह रहे थे मैं सुन रहा था, मैं टोक सकता था आपको उस वक्त। तो मेरी बात सुन लें, आप मेरे ऊपर नाम लेके प्रोपेगेंडा बात करने करें के ना। बहुत सारे दूसरे तरीके हैं। जब हम लोग बहस करते हैं तो ईमानदारी से बहस करनी चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि जेएनयू वाला मसला वाइस चांसलर इसको आसानी से हल कर सकते थे, लेकिन सरकार ने वहां मदाखलत की, पुलिस अंदर घुसी, जाकर के वहां उन्होंने काम किया, जिसके नतीजे में ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया। मैं जवाब दूंगा। आपको मालूम है पाकिस्तान ने क्या बयान दिया है? पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ बयान दिया और कहा है कि हमारी आवाज अफजल गुरु को लेकर के आज भारत की यूनिवर्सिटियों तक में उठ रही है। यह हथियार किसने फराहम किया पाकिस्तान को? माफ कीजिएगा, मैं उन लोगों में से हूं जो कभी भी पाकिस्तान को यह मौका नहीं देना चाहते कि भारत के ऊपर कभी भी उन्हें उंगली उठाने का मौका मिले, और उन्होंने उठाई उंगली, और यह हमारी कमी है, यह हमारी गलती है। ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जिस तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेकर के सरकार चल रही है, वो देश की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मैं जेएनयू के मामले में बिल्कुल सीधा आपको बता रहा हूं, लोगों ने देश के खिलाफ नारे लगाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने पहले कहा कि वहां के जो अध्यक्ष हैं, जिनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उसकी डॉक्टर जो हैं वीडियो जो हैं और कैसेटें बना बना करके कुछ चैनल्स ने दिखाई। कुछ चैनल्स के अंदर, माफ कीजिएगा, मीडिया का भी बहुत अच्छा रोल नहीं है इसके अंदर। मीडिया ने इस काम में भड़काने का काम भी किया है, और एक खास तबके को निशाना बना रहे बराबर मीडिया, और उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भारत के वासी हैं और देश से उनको मोहब्बत है। बड़ी मुसीबत से हमने आज़ादी हासिल की है और बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर ये देश में आज कोई नुकसान पहुंचाने का काम करता है तो सब साथ खड़े होकर के उसको लड़ने का काम करेंगे। लेकिन यहां कुछ लोग समझते हैं कि देश में हर खराबी की जिम्मेदारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से किसी एक तरफ धकेल करके बता दी जाए। माफ कीजिए, ये रवैया अच्छा नहीं है। मेम अफजल साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं। एक बार मैं जरा दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आप युवा हो, विश्वविद्यालयों में हो, आप जरा ये बताइए कि क्या भारत में इस तरह के कानून के लिए कोई जगह आज है? जोर से बोलिए अगर आप इस पर चाहते हैं। अरे तो आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए संसद तक। आवाज, हाथ भी उठाइए और जोर से बोलिए। होनी चाहिए यह कानून या नहीं? नहीं होना चाहिए। युवा पीढ़ी कह रही है कि इस तरह के कानून नहीं होने चाहिए। मैं अब पत्रकार श्री राम कृपाल सिंह जी को कमान सौंपता हूं। आपके सामने जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय भी है और जो युवा पीढ़ी है उनकी भी राय है। क्या लगता है आपको कि ये जो कुछ भी हुआ है पिछले राजद्रोह, देशद्रोह के कानून को लेकर के, वो फिर से उस कानून पर देखने की, और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन पर भी देखने की जरूरत है या नहीं? शैलेश जी, पहली बात तो धन्यवाद, मौका मिला बोलने का। कुछ मैं एक सवाल जो आपने विषय उठाया है देशद्रोह, और आपने कहा कि जो मौजूदा कानून है वो होना चाहिए या नहीं। मैं एक बात आपसे, इसमें दो सवाल आते हैं। जो कानून इस समय है वो होना चाहिए या नहीं, या कोई कानून ही नहीं होना चाहिए? पहले बात तो हमें ये दो बात साफ कर लेनी चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि दुनिया में कोई भी जिंदा समाज जब आपको लिखित अधिकार देता है तो उस अधिकार की एक लक्ष्मण रेखा और सीमा रेखा भी वो समाज तय करता है, वरना आज़ादी और अराजकता का कोई फर्क नहीं रह जाता है। इसलिए कोई भी समाज हो, आप उसको कोडिफाई कर लीजिए। जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि हमारे सांसदों के प्रिविलेज भी जो है ना, वो भी लिखे हुए हैं अंग्रेजों के ज़माने के, जबकि वहाँ कोडिफाइड लॉ नहीं है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ की अदालत जो कहती है वही लॉ ऑफ द लैंड होता है। हमारे यहाँ कोडिफाइड नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए, हमें दूसरे देशों में नहीं जाना चाहिए, हमें अपना सोचना चाहिए। जब आप किसी चीज़ का अधिकार देते हैं
तो उसमें इम्प्लाइड है कि उस अधिकार की सीमा रेखा भी आप तय करेंगे। जिंदा समाज के लिए वो जरूरी होता है। इसलिए कानून तो रहेगा ही, कानून सीमा बताने के लिए कानून होता है कि ये आपके अधिकार की सीमा है, इसके आगे जा करके वो गलत होगा। नहीं, कानून अगर रहेगा तो मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, सर, एक मिनट, हार्दिक पटेल की तरह बस काफी मुझे- समय जेल में रहूंगा और फिर उसके बाद मुझे एक बात कहने मुझसे दीजिए। कहा जाएगा कि मैं निर्दोष हूं। शैलेश जी, जिस देश में डिफेमेशन, मानहानि के 2 मुकदमे होते हैं, सिविल में भी होता है, क्रिमिनल में भी होता है। आप सोचिए, इंसान को पनिश करने के लिए सिर्फ मानहानि के लिए 2 क्लास हैं, आईपीसी में भी है, दुनिया में कहीं नहीं है। उस देश में इस देश को गाली देने के लिए कोई भी कानून नहीं होना चाहिए। यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता। इंसानों से मिलकर राष्ट्र बना है। राष्ट्र के अगर व्यक्ति की इतनी है कि आप उसे सजा भी देंगे और पैसा भी ले सकते हैं, उसको 7 साल जेल में भी डाल सकते हैं और उससे पैसा वसूल सकते हैं, चूंकि उसने किसी व्यक्ति का अपमान किया है। लेकिन राष्ट्र का अपमान हो तो उसके लिए कानून नहीं होना चाहिए। यह तर्क मेरे सर के नीचे से नहीं जाता है। और हमें यहाँ फर्क करना पड़ेगा, सरकार, पार्टी, रूलिंग पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी और देश। अगर केवल नारे सरकार के खिलाफ होते तो वो डेमोक्रेटिक राइट्स में आते हैं। अगर बीजेपी पार्टी के खिलाफ होते या कांग्रेस के खिलाफ होते, वो भी हमारे जनतांत्रिक अधिकारों में शामिल होते हैं। परंतु ये खुलेआम डिक्लेयर करना, देश की बर्बादी तक जंग चलेगी, इसको टुकड़े टुकड़े होंगे। मधु जी, What I'm saying is, गिरफ्तार please, वो अगर- नहीं हुए हैं, एक मिनट, वो एक नहीं मिनट, गिरफ्तार एक- हुए हैं, last गिरफ्तार हुआ है sentence, वो last व्यक्ति जो उस पर sentence, नहीं था। last क्या sentence, बात कर रहे हैं आप, last शैलेश जी? sentence. नहीं, मुझे लगता है कि Please यहाँ let पर- me finish, नहीं, Mr. क्या- Sinha. One second. I'm saying नहीं हुए तो ये सवाल नहीं है। और अंडरग्राउंड जाना और भी घातक सिद्ध होता है कि इसका मतलब कुछ तो इस दाल में काला है या दाल ही काली है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये सही है जो कि यूपीए की सरकार के समय भी वहां के होम मिनिस्टर यूपीए के कह चुके हैं कि ये डीएसएफ वगैरह माओइस्ट फ्रंट हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे में ये कहना कि कोई कानून टेररिज्म को रोकने के लिए, क्योंकि नारे अगर सिर्फ नारों तक सीमित रहे, माओइस्ट पॉलिटिक्स या सेसेशनिस्ट पॉलिटिक्स जो कश्मीर में जैसी चल रही है, नारों तक सिद्ध रहे तो कोई हर्ज नहीं है। पर यहाँ तो बंदूक से आए दिन लोगों के कत्लेआम किए जाते हैं, नरसंहार होता है। कश्मीर में एथनिक क्लेंजिंग हो गई, पंडितों को वहां से निकाल दिया गया, सिर्फ नारों से नहीं, बंदूक के बल पर। ये सब खतरे हैं, इसलिए एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी अलाउड, जी, एंटी जवाब दूंगा। पॉलिटिकल जी, पार्टी बिल्कुल। ऑल्सो अलाउड, प्रोवाइडेड बंदूक से नहीं हो। पर देश को टुकड़े टुकड़े करने की राजनीति कोई को नेशन और स्टेट तो में फर्क करना जरूर होगा। नेशन स्टेट में फर्क करना जरूर होगा। बिल्कुल सही कुछ कह रहे हैं आप। राष्ट्र अलग है, बिल्कुल राज्य सही अलग कह है। रहे हैं, लेकिन पॉइंट जो आमतौर पर लोग उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि नारे कौन लगा रहा था, और जो नारे लगा रहे थे उनको जरूर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं वो आऊंगा आप अमिताभ जी JNU आपके पे पास। अलग बात मैं जरा करिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह के मामले में क्या कहा था उसको एक बार पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह के मामले में 5 जजों की एक बेंच ने आदेश दिया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देशद्रोही भाषणों और अभिव्यक्ति को सिर्फ तभी दंडित किया जा सकता है जब उसकी वजह से किसी तरह की हिंसा, असंतोष या फिर सामाजिक मतलब असंतुष्टि कलाशनिकोव लेके बढ़े। जिस दिन मैंने ये आएंगे बात पहले ही सारे अपने आपके पॉइंट में जी कहा। जी सड़कों पे। बिल्कुल। मैंने शुरू में कहा जब हिंसा होने की स्थान- स्थिति हो, हमारे साथ अदीब साहब, आप संसद में भी रहे हैं और शुक्रिया, मैंने जो मौका दिया। अब आप नहीं, मैं सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आपने अपने इनिशियल कमेंट में कहा और सही कहा कि झूठे टेप चलाए गए, सजा उनको देनी चाहिए जिन्होंने झूठे टेप चला के पूरे देश का माहौल खराब किया है। सजा उनको देनी चाहिए थी जिसने मुजफ्फरनगर में झूठे टेप चलाकर और वहां दिलों को बांटा था। ये सोचना चाहिए इस मुल्क के लोगों को, कानून कोई चीज है। जब वो आदमी अक्यूज कोर्ट जाता है तो काले कपड़े पहनने वाले लोग उसकी पिटाई करते हैं। उस पर कानून बनना चाहिए था। इस मुल्क में झूठी अफवाहें फैलाने वाले को, अभी मेरे साथी ने कहा एलटीटी का फंड आ रहा है जेएनयू ऐसी प्राइम यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए।
ये तो या तो माफी मांगे या इन पे मुकदमा चलना चाहिए कि आपने हमारी बच्चों को, नौजवान बच्चों को जो जिंदगी इस मुल्क के लिए कुछ अपनी कुर्बान करने जा रहे हैं, उनको आप एलटीटी से जोड़ रहे हैं। ये एक मजाक बना दिया आपने। मैं तो ये समझता हूं, हैरत में हूं। जनाब आप खुद सोचिए, ये अन्ना दुराई सन 64 में पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उन्होंने ये ऐलान किया कि हम मद्रास को अलग करेंगे, तमिलनाडु को। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त मेंबर थे वहां पर, इन्हीं की पार्टी के। अटल जी ने बंदूक नहीं उठाई, उनको आतंकवादी या देशद्रोही नहीं कहा। अटल जी ने उनसे संवाद किया और फिर वही अन्ना दुराई वापिस आए। आज अन्ना दुराई की दोनों पार्टियां साउथ में कब्जा कर रही हैं। आप क्या चाहते हैं इस मुल्क में? आप कह रहे हैं कि आपने ये फरमाया भी हमारे बीजेपी के साथी ने कि अगर कोई हाथ उठाएगा तो हम भी मारेंगे। तो फिर कानून कुछ नहीं है, पार्लियामेंट कुछ नहीं है, आप अपनी तरीके से फैसला करें। इससे पहले मुझे याद है कि यह कहा जाता था कि हम सेकुलरिस्ट हैं और ये सीडो सेकुलरिस्ट हैं। आज ये नेशनलिस्ट हैं, हम एंटी नेशनल हैं। ये डिफिनीशन देते हैं ये। और जिस तरीके से टेलीविजन और मीडिया में झूठे पैगाम पहुंचाकर सबसे सख्त सजा उनको देनी चाहिए, सबसे सख्त। आज ये यहां बैठ के टेलीविजन पे कहा गया कि एलटीटी पैसे ला रही है, फंड दे रही है जेएनयू को। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की प्राइम यूनिवर्सिटी, जहां 40 यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर ने कहा कि हमें नाज है जेएनयू पे। आज आप कह रहे हैं एलटीटी। भाई आप साबित कीजिए उसको, आप साबित कीजिए कि ये पाकिस्तान से पैसा आया है, और साबित करिए आप। और नहीं तो माफी मांगिए, नहीं तो जेल जाइए, और कोई तरीका नहीं है यहाँ का। हमारी मैं निश्चित तौर पे आप मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आप बाद में पूछ लीजिएगा। नहीं पहले मैं अभी नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। डाइल्यूटेड। एक बार दर्शकों से जरा पूछने दीजिए। आई एम सॉरी, एक सेकंड आप दीजिए। मेरे ऊपर डायरेक्ट नहीं, आप ही बोल रहे हैं जब से। अरे चुप रहिए, सभी बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। एक बार जरा बच्चों की बात सुनिए। बच्चों की बात आप सुन लीजिएगा, पहले मुझे कमेंट कर लेने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए ना। चलिए बोलिए। देखिए लेकिन जरा सबसे संक्षेप पहले में। नहीं सबसे पहले मिस्टर अदीब की पार्टी का नाम बताइए, क्योंकि आपने इनको सिर्फ परिचय कराया कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, कैसे मैं गांधीवादी हूं। नहीं है, छोड़िए। किसी पार्टी का नहीं मेंबर हूं। किस आपको गवर्नमेंट में कुछ पता ही नहीं है मेरे बारे में। किस पार्टी से नॉमिनेटेड हुए थे ये? मैंने मेरी सारी पार्टियों माइनस बीजेपी, एवरी पार्टी सपोर्टेड मी एंड आई वाज नॉमिनेटेड एज इंडिपेंडेंट, नॉट नॉमिनेटेड, इलेक्टेड। व्हिच गवर्नमेंट? कांग्रेस गवर्नमेंट, मुलायम सिंह, अजीत सिंह, क्योंकि whoever it supported me। नॉमिनेटेड मेंबर्स और कैसे आते हैं मुझे मालूम है। मैं विचारधारा का आदमी हूं। मैं वो आदमी ठीक नहीं है, हूं जिसकी अमिताभ जी, मैं आपकी बात शांति से सुन रहा था। अमिताभ शांति जी, से सुनिए। आप बोले। देखिए, नहीं, ये अब मुझे आपकी क्यों लैंग्वेज interrupt सुन ले आप। आप बोले तो ये सही। नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे हैं उसी पार्टी अमिताभ के जी, जो कानून अपने हाथ में ले रहा है। आप बातें खुद नहीं मारेंगे, करेंगे तो कैसे होगा? नहीं, ये क्यों कभी इंटरवीन कभी आप भी इंटरव्यू करते हैं, मैंने कभी कभी आप भी करते हैं। मैंने ये पूछा आप बोले इनसे, ना। मैंने इनसे ये जब पूछा कि इनका परिचय दीजिए कि ये किस पार्टी से हैं या किस गवर्नमेंट ने इनको नॉमिनेट किया, सीधा जवाब उन्होंने दे दिया, आप आगे की बात करें ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहले मैं इनसे कहूं हाथ जोड़ के कि जिनकी ये बात कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, मैं उसका छात्र रहा हूं। मैंने वहां से एमए और एमफिल किया है। मैं वहां का स्टूडेंट रहा हूं और मैंने वहां पढ़ाई की है रह के। और इसीलिए ये इस तरह की झंडाबरदारी ना करें। इन लोगों के अंदर में जो स्वार्थ है ना, ये स्वार्थ है माइनॉरिटिज्म का, इनके मिस्टर अदीब जैसे लोगों का। और मैं इनकी बात का जवाब बाद में दूंगा, मुझे पहले दो लोगों का जवाब देना है। सबसे पहले मीम अफजल साहब का, उसके बाद इन बच्चों का भी मैं जवाब दूंगा, फिर मैं इनके पास आऊंगा। मिस्टर मीम अफजल ने मुझे कहा कि मैं अमिताभ सिन्हा हूं और मैं एक पार्टी का नुमाइंदा हूं। ठीक है, तो ये भी एक पार्टी के नुमाइंदे के नाते पीछे कांग्रेस का लगा हुआ है। ये बताए, इन्होंने कहा कि मधु किश्वर जी के पास तो पूरा अधिकार है कि ये कह सके, रामकृपाल बाबू के पास अधिकार है कह सके, वो कह सके कि ये पुलिस जो है वो पुलिस गलत कर सकती है। लेकिन मिस्टर तुलसी भी कर सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ लॉयर के नाते आए हैं। लेकिन ये अधिकार मीम अफजल के पास नहीं है, क्योंकि मीम अफजल एक कांग्रेस के नुमाइंदा है जिसने 67 साल इस देश पर राज किया है। उनको अधिकार नहीं है कि पुलिस के ऊपर में उंगली उठा सके कि पुलिस कहती है कि ये गलत हुआ और वो गलत हुआ है, वो हथियार जो है वो जो हाथ है वो गलत है। ये इनकी ऐसी यदि मंशा है कि ये पुलिस पे बहुत ही अच्छे से और सुविधाजनक तरीके से उंगली उठा दे। इस मामले में मैं आप खत्म कर रहा हूं। मैं- तो इसीलिए पुलिस पे उंगली उठाने का अधिकार मीम अफजल के पास तो नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक मैं कहूंगा कि ड्रैकोनियन कानून है, तो मैं बच्चों को जवाब देना चाहता हूं कि बच्चों, आप लोगों के पास अनुभव की कमी है। देखिए, इस तरह के जो कानून, जब रामकृपाल बाबू ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब आपके पास कुछ सुविधाएं मिलती हैं तो उसके एवज में आपको कुछ देना पड़ता है। और वो देना यह है कि आप यहां तालिबानी सरकार आपके पास नहीं है, इसलिए आप ऐसे कपड़ों में यहां घूम रहे हैं।
और आपके पास यदि कश्मीर में आप चले जाएं तो आपको हिजाब और बुर्का में घूमना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। आप सऊदी अरबिया में चले जाएं तो आपको वैसे ही घूमना See, पड़ेगा। ये तो मैं एक चीज मैं जी, आपको कर रहा जी, हूं, जी, सेडिशन की बात में, मैं राजद्रोह की बात कर रहा हूं। तो इस समाज में, इस संविधान में बच्चों आप लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं उसके एवज में यदि आपको लगता है इस तरह से कि राजद्रोह का ये कानून हटा दिया जाए, तो मुझे लगता है इसके बहुत ही लंबे दूरगामी असर होंगे और वो असर आपके पूरे सरकार और समाज पे पड़ेगा, जिसकी वजह से जो आपको अभी संविधान से प्रदत्त सुविधाएं मिली हैं बच्चों, वो नहीं मिलेंगी। और यहां पर भी उसी तरह के यदि सिस्टम लग गया जिसमें फ्री फॉर ऑल होगा, तो वहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। अमिताभ जी, और मैंने उदाहरण दिया कि दुनिया में कई देशों ने खत्म किया। नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, इंग्लैंड में सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, हमने एक मिनट, मधु जी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सुनिए, अमेरिका में, लेकिन मधु जी मुझे बोला दीजिए, पुलिस के आरोप लगाने से भी लोग बंद नहीं होते। जरा एक बार बच्चों के पास चलते हैं जी। आप एक बात, पहले मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा सर। एक, इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। मैं विप्स कॉलेज से, क्या नाम है बेटा आपका? साहिल सचदेवा। एक, इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है। अब डेमोक्रेसी का मैम सबको पता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओपिनियन से ही डेमोक्रेसी चलती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ ओपिनियन दे रहे हैं जो हो सकता है देश के खिलाफ नहीं, चलो सरकार के खिलाफ हो, तो उसमें सेडिशन का स्कोप कहां से आया? अगर मैं अपना ओपिनियन नहीं रख सकता तो वो डेमोक्रेसी कैसी? मैं चाहता हूं कि इसका जवाब तुलसी साहब मैं भी दूंगा। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया जी। और इसी जो इंसिडेंट है जेएनयू का, इसको अगर लेकर देखें, जब नारे लगे तो सबके सब जो स्टेज पे थे, मेरे को जो भी वीडियो वगैरह मिल रहा है उसमें सबके सब निहत्थे थे। तो अगर नारे लगाए गए तो ये केस बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कवर्ड है, इसमें कभी भी देशद्रोह का मामला नहीं बन सकता था। ये पुलिस की बिल्कुल ज्यादती है और पुलिस ने उनको गुमराह किया, गृह मंत्री जी को, गृह मंत्री जी से कहलवा दिया और फिर झूठे तथ्य इकट्ठे करने लग गए ताकि अपने गलती को कवर अप कर सकें। तो मैं इस बच्चे से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है और हम आलोचना भी नहीं कर सकते, अगर आलोचना को भी आप, जो सरकार की आलोचना है उसको भी अगर आप देशद्रोह मान लेंगे, तो हम कैसे प्रजातंत्र हैं? भारत के कैसे प्रजातंत्र रहेंगे? भारत के टुकड़े करने को, एक मिनट तुलसी साहब, भारत के टुकड़े करने की बात को छात्रों, जो कि एक नाजुक लॉ बदलिए, बेशक की सरकार शब्द हटाइए, वो वीडियो जो है गलत लगता है। और इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी या स्टेट की भी नहीं मैं बात की, इंडिया एज अ नेशन, एज अ कंट्री, उसकी बात कीजिए। सरकार के विरोध में हजारों आए दिन आंदोलन होते हैं। नरेंद्र मोदी को गाली दो, हमें कोई दिक्कत मधु जी, नहीं है। एक बार रामकृपाल जी, मैं एक सवाल कहीं नहीं ये पूछा जा रहा है कि आप आजादी की मांग करें, आपका अधिकार है, मैं मानता हूं इस बात को। आप कश्मीर की आजादी की भी बात चलाएं, बहस चलाएं, मांग करें, मैं मानता हूं। लेकिन आपको आजादी का अधिकार है, लेकिन मेरी बर्बादी का अधिकार कैसे आपको है? मैं वही तो तब से दोनों, देखिए, दोनों चीजों का आप मान लीजिए, नहीं सुनिए, टुकड़े होंगे। मेरी आजादी का अधिकार मुझको है, लेकिन मैं सामने वाले की बर्बादी का अधिकार की बात तब करूंगा जब मानता हूं किसी ने इसका समर्थन किया क्या? बिल्कुल, क्या किसी ने इसका समर्थन किया? लग रही थी शैलेश जी, वहाँ तालियां लग रही थी, किसी ने रोका क्या? बस एक आखिरी लाइन, एक लाइन, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, दोबारा ना आए। अजीब मुल्क है, अरुण जेटली को अरविंद केजरीवाल से अपमान का बदला लेने का कानून है, लेकिन भारत देश को, उसको चाहे जितनी गाली दे लो, उसको, उसके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। इस पर बहस चल रही है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये एक व्यक्ति ने, दो चार लोगों ने कहा। नहीं, गलत बात है, भारत बिल्कुल गलत बात है, माफ कीजिएगा, भारत बीजेपी नहीं है, नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस भारत तो अब आए हैं, भारत, सुनिए, उसके पहले सरकार, स्टेट और नेशन दोनों अलग चीजें हैं, ध्यान रखिए। स्टेट के खिलाफ मैं तो ये भी कर रहा हूं कि आप स्टेट में परिवर्तन लाइए, जो भी लाइए, हिंसात्मक तरीके से नहीं, आप कहिए, लेकिन सुनिए, इंडिया एज ए नेशन, भारतीय राष्ट्र राज्य
आप राज्य के बारे में कुछ भी बात कर लें, राष्ट्र के बारे मैं एक में और चीज- नहीं कर सकते यही हैं। समस्या है कि लेकिन- कई बार लोग राष्ट्र को राज्य और राज्य को नहीं, राष्ट्र लेकिन- के साथ लेकिन- जोड़ते लेकिन- रहते हैं। राष्ट्र और हमारे राज्य यहाँ से आपने सवाल पूछा था जो दूसरे व्यक्ति, हाँ जी बताएं। मैम ये सेडिशन लॉ होना चाहिए, ये बात हम सब एग्री करते हैं, लेकिन आप उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आप किसके ऊपर लगा रहे हैं, आप ये तो देखिए। जो कन्हैया कुमार को आपने अरेस्ट किया, उसने कहीं नहीं बोला, वो उसने ये बोला है कि हम नहीं, ये आरएसएस या investigating उसके खिलाफ agencies उन्होंने का बोला। काम है। ये काम ये हम एक- बहुत एक- आसानी एक मिनट, से एक तो मिनट। कहीं अमिताभ जी हम छोड़ नहीं देते कि जो बात हमें अच्छी नहीं लगती हम कहते हैं वो जांच हो रही नहीं, है। ये जिन्होंने media बोला trial आप नहीं होना उसके ऊपर चाहिए। कुछ नहीं करे, एबीवीपी वाले आके नारे लगा चले जाते हैं, बस उस ओपिनियन पर कुछ तो नहीं होगा करते। ही। और ये कानून जो देशद्रोह का कानून है सबसे ज्यादा मीडिया के खिलाफ है। देखिए जितने पत्रकारों को सुनिए, चाहे सरकार उठा के ये बंद कर फिर देगी। दोबारा अदीब जी हमको जेल भेजेंगे। वो मैं ऐसे समझता हूं कि ये indirect इंडिविजुअल तरीके से- कमेंट है, अमिताभ जी इनकी जगह नहीं है। मैं जरा मीम अफजल जी के पास एक मैं बार जरा चलता हूं। जवाब दे दूं उनका? जी मैं आपको मौका दूंगा। जी। मैं मीम अफजल जी ये जो पूरी की पूरी बातचीत है उसमें से एक बात तो निकल के आ रही है, यंग जो नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है उनकी भी एक बात आई कि शायद इस तरह के कानून की जरूरत ही नहीं है। अगर ये कानून रहेगा तो कभी हार्दिक पटेल कभी कोई और गिरफ्तार किया जाता रहेगा, और अगर ये कानून रहेगा तो शायद ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कम, सरकार की मदद के लिए ज्यादा इस्तेमाल होगा। हार्दिक पटेल हो या कन्हैया हो या कोई भी हो, मैंने तो शुरू में ही कहा कानून की ज़रूरत होती है। और अभी बिल्कुल सही कह रहे थे हमारे भाई जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने सही कहा कि आप क्या चाहते हैं, कानून ही ना हो। कानून तो होना चाहिए लेकिन कानून का इस्तेमाल गलत ना हो। देखिए टाडा के बारे में भी यही शिकायतें थी, 90,000 लोगों पर टाडा लगाया था, 1% भी कन्विक्शन नहीं हुआ था। जाहिर है कि जो चीज़ें गलत हैं उसको मानना चाहिए और जो काम गलत हो उसको भी मानना चाहिए। अभी यहाँ पर बहुत गर्मा गर्म बातें की गई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी अमिताभ जी ने मेरे सवाल का जवाब दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब वो उदाहरण देते हैं तो सिर्फ मुस्लिम देशों का क्यों देते हैं? इसके ज़रिए से वो क्या बावर कराना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? ये उनकी मानसिकता का सबूत है। इन्होंने ये मान लिया है कि एक वर्ग देश के अंदर ऐसा है जिसकी ये मुखालफत करके ही आगे बढ़े हैं और उसी की मुखालफत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मैं समझता हूँ ये राजनीति को अच्छी राजनीति जाहिर सी नहीं बात है। है कि एक आप एक देश के साथ धर्म के बहुत आधार ही पर बड़ा राजनीतिक सोच नहीं होनी दुर्व्यवहार चाहिए। कर रहे ठीक हैं। है, कौन सी मैंने खास नहीं बात कह बोला, रहा हूं मैं? वो आप बोल रहे हैं। संविधान के हिसाब से आपने नहीं मुस्लिम बोला, देश लेकिन अपने आप नाम को तो लिया माना ना। हुआ है। तो आपने माना इंग्लैंड हुआ है, का इसका नाम लिया। मतलब इस्लामिक जहां कंट्री पर है। जहां सेंट्रल पर एशियन जहां पर रिपब्लिक्स का शरीयत नाम लिया कानून क्या? लागू है, क्या जहां आपने पर रशिया कुछ का नाम पर्दा लिया? है, जहां पर कि हाथ के बदले हाथ और आंख के अरे बदले आंख है, कितने ड्रैकोनियन यदि हमने लॉस उसका उदाहरण दिया तो दूसरे गलत मुल्कों क्या में बने दिया? हुए हैं। अफ्रीका गए हो कभी? नहीं, मैंने गलत क्या दिया? अरे अफ्रीका गए हो कभी? सही बात करें हम जरा अफ्रीका गए कभी? हम जरा शांति से बात करें क्योंकि ये पंचायत है और ये हमको एक आरएसएस की नतीजे तक नीति है, पहुंचना इसको घर रखिए इसकी अपने। खासियत ये है। हम आपको जानते हैं अच्छी तरह से, आप मैंने पीछे क्या कहना चाहते हैं, सामने जाइए। क्या कहना चाहते हैं। आप हमेशा मुसलमानों को ये 1925 से कहके आपकी बरगलाना आइडियोलॉजी चाहते चली आ रही हैं, है। भारत के मुसलमानों अफजल साहब, को यह कहके मीम अफजल आप साहब बिल्कुल बरगलाते हैं। गोलवालकर की अमिताभ जी और आइडियोलॉजी मीम को अफजल आगे साहब बढ़ाने के दोनों लिए को जरा एक मुसलमान, मिनट के लिए क्रिश्चियंस रोकूंगा। और मधु कम्युनिस्ट जी आप उनके बारे में कुछ गोलवालकर कमेंट ने करना जो चाहती कुछ थी। कहा था मैं चाहता हूं बताऊं कि क्या जल्दी आपको? बहस के जरिए हम इस नतीजे तक तो पहुंचे। दो चीजें हैं हमारे सामने, एक मिसयूज होता है इस कानून का, दूसरा क्या इस तरह के कानून की जरूरत है। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम हर वक्त कानून की पेचीदगियां और उसकी अमेंडमेंट्स की बात करेंगे पर जिसने कानून लागू करना है उसको तहजीब नहीं सिखाएंगे, और इसके लिए सही मायने में कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। 60 साल से ज़्यादा उन्होंने हुकूमत की और हमारे लिए ऐसी पुलिस छोड़ गए हैं जो वाकई ही कानून का उपयोग करना नहीं, कानून के ज़रिए उगाही करना ज़्यादा सीखे हैं, उसका मिसयूज़ करना ज़्यादा सीखे हैं। मिसयूज नंबर वन, नंबर वन जी। मैं ये कह रही हूँ जो मैंने पहले सवाल उठाया था, आप दो बातें, एंटी गवर्नमेंट होने में वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। आप किसी सरकार विशेष के खिलाफ नारे लगाइए, उसका विरोध कीजिए, बिना बंदूक चलाए उसको नीचे गिराइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। किसी पार्टी को गाली दीजिए, प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। परंतु भारत तेरे टुकड़े होंगे और जब तक नहीं होंगे ये जंग चलेगी। जिस तरह के नारे लगाए गए वहां पे जितने 200-250 क्या आपको लगता है कि वो 250 लोग उसका समर्थन कर रहे थे? नहीं तो वो रोका नहीं। ये अगर कह रहे, अभी कहा जा रहा है कि बाहर से लोग आए थे, अब जब ये हो रहा है और सारे बड़े आराम से कई सारे लोग नारों में शामिल भी हो रहे हैं
और कई सारे लोग तमाशा भी देख रहे हैं। दूसरा, ये जो हुआ, आपके प्रेसिडेंट हैं यूनियन के, उनको भी अपने यूनिवर्सिटी की इंटेग्रिटी की सोचना चाहिए। पॉलिटिक्स की भी क्या मर्यादा एक कैंपस में हो सकती है। देश के अगर जिसने टुकड़े करने हैं तो वो जाते हैं पॉक से पाकिस्तान से बंदूकें लेने, फिर लड़ते हैं। आप जेएनयू को रिक्रूटिंग ग्राउंड मत बनाइए, हमारा यही कहना जाहिर है है उस कि ये पॉलिटिक्स ये के हर लिए। आदमी का और concern है। फाइनली अजीम साहब, ये जो मामला आया वन लास्ट कि- सेंटेंस, जी। देखिए जो बाकी आपने कानून बनाया, जैसे मैं अगर आपके ऊपर केवल आरोप लगा दूं कि आपने मुझे बलात्कार किया या करने की कोशिश की, आप पहले जेल पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। ये लॉ इतना ड्रकोनियन है, फिर आप सिद्ध करते रहिए सही है कि नहीं। वैसे कानून हमने जेंडर इक्विटी के नाम पर, डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन के नाम पर ऐसे वाहियात कानून, ड्रकोनियन कानून बना दिए। तब यही लोग जो आज ये एंटी नेशनल एक्टिविटी को एक मायने में पनाह दे रहे हैं और इसको लिबरल नजरिए से देखना चाहते हैं, उन डोमेस्टिक फैमिली लॉज में क्यों नहीं लिबरल होते? वहां क्यों नहीं आप ड्यू प्रोसेस की कदर करते कि बिना यानी ट्रायल को आपको किसी लगता है को जेल में मत कि भेजिए? काफी सारी चीजें हैं जिन पर की इतने बदलाव की वाहियात जरूरत है। कानून एक है, मुद्दा देश में यहाँ बने यह है हैं, अदीब this साहब is not the कि only कहीं one. से ऐसा तो नहीं है कि जो आतंकवादी पाकिस्तान समर्थक संगठन है वो जेएनयू जैसा जो प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है उनके भीतर घुसपैठ करके और वो जो टेररिस्ट रिक्रूट करने के लिए और उस तरह की कोशिश कर रहे हैं जो देश के लिए बाद में चल के घातक हो रहे हैं। मैं इसी बात पर जो मुझे तकलीफ पहुंची, वो जो अभी कहा गया, मैं अभी सिन्हा साहब के जवाब देना चाह रहा था। ये कहा गया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं जाहिल हूँ। सिन्हा साहब सन 66 में मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था और सन 67 में मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था और हिंदुस्तान को मुख्तलिफ लोगों पे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की थी यूनियन से, स्टूडेंट लीडर था मैं जानता हूं कि बच्चों की इंस्पिरेशंस क्या हैं, बच्चों के ख्वाब क्या हैं इस मुल्क में। आप उन बच्चों को लश्कर तैयबा से और फंडिंग करवा रहे हैं, ये कहाँ ले जाके छोड़ना चाह रहे हैं आप? मैं कहता हूं कि जो लोगों ने कानून हाथ में लिया है सबको सजा दी जाए, उनको भी सजा दी जाए जिन्होंने नारे लगाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन लोगों ने जिन्होंने वकीलों ने मारा है लोगों को, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिन लोगों ने ये झूठे टेप चलाकर दिलों को बांटा, उनको सख्त सजा दी जाए। और उन लोगों को जो ये कहते हैं कि अगर हम पे वायलेंस होगा तो हम वायलेंस करेंगे, तो इसका मतलब यह है इस मुल्क में ना संविधान रहेगा, ना इस मुल्क में लॉ रहेगा, इस मुल्क में कुछ नहीं रहेगा। आप कानून खुद से बना लेंगे। अरे जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास कानून है, आपको ये बहस करनी नहीं चाहिए। और सर्टिफिकेट आपको किसने दे दिया कि आप हमको एंटी नेशनल कहेंगे और हम आपको कह दें अरे हम गांधी के पुजारी हैं, गोडसे के नहीं हैं। अगर गोडसे के आप सच्चे थे तो गोडसे के मनाने वालों को आपको एंटी नेशनल जेल में बंद करना चाहिए था, क्यों नहीं बंद किया आपने? बदनसीबी है, मैं दुनिया के हर कोने में जाता हूं, कोई सड़क कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां गांधी के स्टैचू न बने हो, जहां रिसर्च न हो रही हो। मेरा अपना बदनसीब मुल्क जहां ये कहा जाता है कि गोडसे के मंदिर बने और हम खामोश रहें, वो नेशनल है और हम एंटी नेशनल हैं। ये किस तरह का जाहिर है कि ये बड़ा मुद्दा है। अमिताभ जी, मैं बस एक लाइन हाँ जी। बोलूंगा, मैंने इनको कभी जाहिल नहीं कहा, मैं इतना बेवकूफ नहीं और इतना गैर पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं ये मेरे वरिष्ठ हैं उम्र में, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे जेल जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं अदीब साहब को कि इन्होंने कहा कि इन्होंने छात्रों की नुमाइंदगी की है और इनको पता है कि युवा क्या चाहते हैं। अब ये 1967 और 60 की 70 की बात कर रहे हैं, तो इनके पास भी 23-40 साल का जो समय मिला, इन्होंने देश को कहां पहुंचाया? क्या देश में जो युवा उस समय जानते थे क्या चाहिए या चाहते थे? क्या आप उस देश को वहां तक ले जा पाए? आपने कहा कि गांधीवादी थे, कांग्रेस ने आपको सांसद बनाया, क्या आप उनके आदर्श देश तक आप लोगों को पहुंचाने में आपने एक मिनट और अफजल गुरु को फांसी किसने दी? अफजल कांग्रेस सरकार नहीं, और ये वो मत भूलिए। कांग्रेस सरकार ने नहीं दी मधु जी, उसने सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम को भरोसा नहीं करते, जो भारतीय संविधान पे भरोसा नहीं करते, उनको देश में नहीं रहना चाहिए। वो तो बहुत सिंपल तरीका है। मैं ये कहूंगा कि कैपिटल पनिशमेंट हो या नहीं हो, ये एक अलग बहस अलग विषय है। लेकिन मैं ये अंत में ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं बस मैं और कंक्लूड दुनिया कर के रहा हूं बहुत सारे कि दोस्त देखिए देश- देखिए सोहराबुद्दीन एक मिनट का भी एनकाउंटर हुआ, इशरत मधु जहां जी, जिसको मधु जी, एक LAT मिनट। ने स्वीकारा कि हमारी हैं, मधु- तब भी
इन्हीं लोगों एक आखिरी ने point मैं- उसको मैं भी एक हीरो चीज- और मार्टर मैं बना एक दिया चीज था, यही conclude किया करता था। हूं, मैं वो तो conclude करता हूं। सोहराबुद्दीन नॉन टेररिस्ट था। इन्हीं लोगों ने क्यों मैं conclude मैं ये करना कहता हूं चाहता कि बहुत सारे लोग नीतीश जी के बारे में छपा ये सब उन्होंने लोग क्या ये कहा जज हैं। चले जी, लालू आपको प्रसाद ये कहा यादव मैंने, यादव I जी, read जी, the JNU crowd। एक मिनट सुनिए वो ना। जो मधु ह्यूमन जी, राइट्स का ये ऐसे नुमाइंदगी मुद्दे हैं। देखिए मैं करने इतना वाले ही आपको देखिए दिखा, सर। 124 ए पे Please, चर्चा कर रहे हैं आप I would not do एक that. मिनट नहीं कह रहा एक हूं, मिनट मैं मैं जी। 124 ए I पे wouldn't चर्चा do कर that. रहे हैं अदालत है, कोर्ट है, कोर्ट मैं को तय करने 124 दीजिए। ए पे चर्चा कर रहा हूं। अदीब साहब भले ही बच्चों को भावनात्मक बातें करके तालियां बजवा लें, लेकिन यथार्थ की बातों से बच्चे tutored हैं। हाँ वो बच्चे हैं ना, भावनात्मक बातों से ऐसे ऐसे उबाल आते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात होती है वहां तालियां भर सकता बजती हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि 124 ए एक ऐसा कानून है जहां किसी भी तरह के फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया जाता। वहां पर वही प्रॉब्लम होती है जहां पर कि आर्म्ड रिबेलियन या हम और आपके जो स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण जिंदगी में वो खलल डालने की यदि कोई कोशिश करता है तो वो राजद्रोह में आता है। और इसीलिए इस तरह के कानूनों को यदि हटाने की कोई कोशिश करता है तो वो आम जनता को बरगलाने की कोशिश करता है। मैं इतना चलिए ही कहना रामकृपाल जी, आखिरी- जी आखिरी रामकृपाल बात। जी, एक सवाल इस पूरी बहस में कभी नहीं उठा है, जब आप ये कहते हैं कि कैंपस के अंदर पुलिस नहीं जा सकती, जैसे मंदिर के अंदर पुलिस नहीं जा सकती, तो उसमें इम्प्लाइड होता है कि मंदिर के अंदर अगर कोई गतिविधि खराब होती है तो वहाँ का पुजारी, वहाँ का ट्रस्ट उसका लिए जिम्मेदार है, वो सूचना देगा। ऐसे जब आप कहते हैं कि कैंपस के अंदर पुलिस नहीं जा सकती, इसका मतलब यू हैव टू इंश्योर कैंपस के अंदर कोई आपराधिक गतिविधि नहीं हो सकती। और आप सुन जी, लीजिए, जी। चाहे आप उसमें शामिल हो या नहीं शामिल हो, लेकिन अगर हो रही है तो वहाँ का जो ट्रस्टी है, वहाँ का जो एडमिन है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, उस पर ये जवाबदेही बनती है कि ऐसे तत्व क्यों गए। क्योंकि कल को मान लीजिए, कल को एक रामकृपाल मर्डर जी हो जाता इस है। मामले में मैं सिर्फ नहीं, ध्यान नहीं, दिलाता कल हूं को- आपका, बस- आपको सिर्फ एक बात का ध्यान कल दिलाता को- हूं कि वाइस चांसलर ने, जेएनयू के वाइस चांसलर ने एक कमेटी गठित कर दी है और वो कमेटी जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट आने के पहले मैं जनाब जान ही रहे एक उसके कमेटी की बाद। रिपोर्ट को वहां के जुनूटा ने रिजेक्ट कर दिया। Reject एक कर दिया। एक वहीं की कमेटी वाइस चांसलर ने जो बनाई थी, वहां पर सीपीआई का एक संगठन है जैश मोहम्मद नहीं, जैश के पदाधिकारी हैं, वहां के जो अध्यक्ष हैं जुनूटा के, उन्होंने क्या किया कि उसके इंटरनल इंक्वायरी जो कमिटी बनी थी उसका रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया कि जितने भी चार्जेस लगे हैं ऑल स्टूडेंट्स पर इंक्लूडिंग उमर खालिद, उसको इमीडिएटली ड्रॉप किया जाए। क्या ये गैर कानूनी और देश विरोधी गतिविधि नहीं है कि कोई भी कानून लागू कराने वाली एजेंसी यदि काम कर रही है तो आप दबाव बनाएंगे, और वो दबाव बनाएंगे इंटेलेक्चुअल दबाव। यूनियन ने भी बायकॉट किया है। आप बताइए क्या इंक्वायरी होगी? और सुनिए फिर अगर पुलिस को जाना सुनिए पड़ेगा- 4 दिन तक, उसके बावजूद नहीं, जांच तो वो चार होगी। दिन 4 कैसे दिन तक होगी? वहां कोई घटना नहीं अगर हुई। कोई, जिस appear नहीं करेगा, सुनिए 4 दिन student नहीं जाएंगे, तक मधु जी, teachers हाँ कहती जी, हैं, नहीं, मुझे जिस दिन ये boycott घटना हुई करेंगे। उसके 3 दिन तक, जब तक ये सारी चीजें वायरल हुई तब तक वहां के लोग मौज ले रहे थे, और जब पुलिस ने एक्शन किया तो बोल रहे हैं पुलिस तो क्यों आई? पुलिस से नाराज हो रहे हैं। तुलसी साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मधु जी ने ये जो हम पंचायत जिस विषय पे कर रहे थे उसको और व्यापक बना दिया, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे कानून है, बलात्कार का कानून है और इस तरह के बहुत सारे Domestic सामाजिक, violence का है, जी, डाउरी है, 498 498A है। तो क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि इनको जरा व्यवहारिक ढंग से फिर से विचार किया जाए? लगता यह है कि संसद ने भी भावुक होकर, इमोशनल होकर यह कानून बना दिए। मैं मधु जी से सहमत नहीं हूँ। भारत में हर 1 घंटे में एक महिला की हत्या होती है। हत्या होती है या सुसाइड होता है। सुसाइड के पीछे क्या वजह है? डाउरी वजह है। तो डाउरी डेथ जो है, ये कम होने की बजाय इतना सख्त कानून बनाया गया। आखिर मरना तो कोई फेन नहीं कर सकता है, कोई नाटक नहीं डेथ कर की सकता बात मरने नहीं का। कर रही हूं मैं। ये तो झूठ बोल सकते हैं कि किसी डाउरी ने लॉ डाउरी कभी मांगी, पढ़ा है तुलसी मगर साहब? ये कानून इतना मेरे विचार में ये कानून बिल्कुल बाकायदा इसको रहना चाहिए। इसके साथ तुलना नहीं हो सकती। 124A जो जेएनयू के केस में लगाया गया, मेरे विचार में बिल्कुल गलती थी, और क्योंकि अब गलती साबित हो गई
तो उसके बाद गलत तथ्यों, झूठे तथ्य उसके साथ जोड़ जोड़ने करके उसको का किया जा पड़े। रहा है। नहीं अफजल साहब, एक आखिरी टिप्पणी आपसे। ऑडियो है, अफजल साहब, उसको मैं एक भी- एक करके सबके पास आ रहा हूँ, उसको अब समय भी कम है, टेम्पर अब समय किया कम है, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। अफजल साहब, मिसयूज हुआ है। देखिए, केटीएस मैं तुलसी समझता साहब हूं ने मुझे कहा सिर्फ एक कि ही इस बात कानून कहनी का है। मिसयूज हुआ है। कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है और उसको दूसरी दिशाएं देने की बजाय इस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, स्टूडेंट से बातचीत करना चाहिए, जो स्टूडेंट यूनियन है उससे बात करना चाहिए, जेएनयू के टीचर से बात करना चाहिए। इस चीज को बढ़ाने से देश में नुकसान हो रहा है और मैं समझता हूं ये पूरी तहरीक पूरे भारत में फैल रही है और ये इस सरकार के लिए अच्छा नहीं है और देश के लिए भी अच्छा देश के लिए अच्छा नहीं है। अमिताभ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं अभी कि ये जो जितने भी हम लोग अपने जबान से और अपने दिमाग से लगा रहे हैं कि ये सब गलत है और सही है, इनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि यदि ये चार्जेस गलत हैं तो कोर्ट जो है वो अपने आप में उनको छोड़ देता है, छोड़ देगा। बाइज्जत बरी अदीब करता है। साहब, हम लोग मीडिया ट्रायल में न जाएं। मैं जरा इस वक्त जल्दी में हूँ जी। अदीब साहब, बस मैं सिन्हा साहब से ये कहना चाहता हूं कि भाई अब हमसे क्यों आप इतने नहीं, नाराज हैं? हमारा ये देखिए, हमने 15 अगस्त सन 47 को तय कर लिया था कि हम इस मुल्क के हाकिम नहीं रहेंगे, आपके पीछे चलेंगे। अब नफरत कर करके आप हाकिम बन गए, अब नफरत बंद कर दीजिए, अब नफरत बंद कर दीजिए। चलिए, आप मधु जी, क्यों करते मधु जी, हैं मैं ऐसा? चाहूंगा कि अपने मधु जी, जहन को बदलिए। मैं चाहूंगा कि सिर्फ इस पर आप केंद्रित हो जाएं कि क्या इस कानून का मिसयूज हुआ है। देखिए, मेरा मानना है कि ड्यू प्रोसेस वायोलेट हुआ है। पुलिस ने हैम हैंडेड काम किया है। ड्यू प्रोसेस तब होता कि इंक्वायरी के बाद डिसाइड होता क्या चार्जेस लगने हैं। ये सही बात कही आपने। चाहे सजाए मौत देनी होती, वो भी ड्यू प्रोसेस। और जो बाकी कानूनों की बात मैं कर रही हूं ना, उनमें भी सब में ड्यू प्रोसेस की ऐसी तैसी की गई है। और हर कानून जहां ड्यू प्रोसेस को तबाही करते हैं, और बहुत से ऐसे कानून पिछले 30 सालों में आए हैं, वो सभी को रिव्यू करने की जरूरत है और इस कानून को भी रिव्यू करने की जरूरत है। राम कृपाल जी, पुलिस रिफॉर्म पे करिए, पुलिस रिफॉर्म पे, अगला कार्यक्रम पुलिस रिफॉर्म पे करिए। मेरा ये कहना है कि देखिए, कानून गलत था या कानून के पालन में गलती हुई है, दोनों बात की रिव्यू होनी चाहिए। और जो भी है, देखिए, कोई कानून स्थायी नहीं होता है। हमारे देश की संसद ये है जिसको ये काम करना चाहिए, वहाँ पे हंगामा शुरू हो जाता है किसी और मुद्दे को लेकर के। मैं अपेक्षा रखूँगा कि ये मुद्दा उठा है तो कानून की समीक्षा होनी चाहिए। और जैसा कि मधु जी ने कहा कि अगर कानून गलत हो, उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, तो उसका भी उसको रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। एक बार नौजवान पीढ़ी से आपको क्या लगता है कि ये कानून ही गलत है? कानून गलत है या नहीं? कानून सही बड़ा है। है जी, क्या बताएंगे? हाँ, कानून है सही है, अमेंडमेंट होनी चाहिए। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कानून को गलत तरह से लागू किया और गिरफ्तारी की? गलत है, गलत है। इस मामले में दिल्ली पुलिस जो की गलती दिखाई देती है। अच्छा, ये बताइए, वो जो नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी जंग चलेगी, क्या जेएनयू के प्रेसिडेंट को और बाकी छात्रों को वो नारों को कम से कम रोकना चाहिए था कि नहीं? मैम, रोकना चाहिए था। इस महापंचायत में दो महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने निकल करके आई है। पहली बात तो ये कि छात्र भी और बाकी सब लोग भी मानते हैं कि जिन लोगों ने देश के खिलाफ नारे लगाए वो गलत था, और अगर संभव था तो जो वहां छात्र संघ के लोग मौजूद थे, वहां के जो छात्र मौजूद थे, उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक विचार ये भी है कि कम से कम दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से काम किया है उस तरह से काम नहीं करना चाहिए था। कुछ राय ये भी है कि 124A यानी राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह जैसे कानून पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करेंगे। केटीएस तुलसी साहब, मीम अफजल साहब, मोहम्मद अदीब साहब, अमिताभ सिन्हा जी, मधु किश्वर जी और राम कृपाल जी, और उसके साथ साथ हमारे नौजवान दोस्तों, आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।